हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम हिंदी करने जा रहे हैं। हिंदी के क्वेश्चन आंसर करेंगे, हिंदी प्रश्न उत्तर। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। हर एक एग्जाम में हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आज हिंदी जीके करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हिंदी का देख लेते हैं, हिंदी ग्रामर और हिंदी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज यहाँ पर करते हैं हम। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग के अंतर्गत रखेंगे? तो भारत में हिंदी को आप किस वर्ग के अंतर्गत रखेंगे? राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। तो जो हिंदी है वह भारत में जो हिंदी है उसको आप किस वर्ग के अंतर्गत रखेंगे? तो कौन से वर्ग के अंतर्गत रखेंगे? हिंदी को हम रखेंगे राज्य भाषा के अंतर्गत रखेंगे हिंदी को। ठीक है फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। जुड़ जाइए फ्रेंड्स, 8 बज गए हैं। आज हम हिंदी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। हिंदी किस भाषा का शब्द है? जो ये हिंदी शब्द है यह कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का है, बी अरबी भाषा का है, सी संस्कृत भाषा का है, डी तेलुगु भाषा का है। तो ये जो हिंदी शब्द है यह किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। याद रखना है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती भाषा, उड़िया या फिर मराठी या फिर सिंधी। इनमें से ऐसी कौन सी भाषा है जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इनमें से एक तो मराठी भाषा जो है वो देवनागरी, कौन सी? देवनागरी हिंदी भाषा में लिखी जाती, हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसी तरह से जो ये मराठी है, मराठी भाषा इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो मराठी भी हमारी इसी में ही आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, फिर आप भूल जाते हैं। तो स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्लास में। जल्दी से जुड़ जाइए फ्रेंड्स, हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है। 4th क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं हिंदी का। आज हिंदी के प्रश्न उत्तर हम कर रहे हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा सभी को पता है कौन सी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में, सौराष्ट्री लिपि में। तो यहाँ पर देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? तो वर्तमान में जो हिंदी है, वर्तमान में हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो कौन सा है? प्रचलित रूप कौन सा है? अवधी है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है या फिर देवनागरी है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? प्रचलित रूप है हिंदी का खड़ी बोली। तो ये रहेगा आंसर हमारा, खड़ी बोली है, ये हिंदी का प्रचलित रूप है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल 40 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने रखे हैं और हिंदी के हम 40 क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली किससे संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ी बोली है, ये किससे संबंधित है? तो पूर्वी हिंदी से संबंधित है, पश्चिमी हिंदी से संबंधित है, सी पहाड़ी हिंदी से संबंधित है या फिर डी राजस्थानी हिंदी से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? यह आएगा हमारा पूर्वी हिंदी से संबंधित है। तो ये हमारा पूर्वी हिंदी से संबंधित है। हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली किससे संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ी बोली
पूर्वी हिंदी से संबंधित है। छत्तीसगढ़ी हिंदी पूर्वी हिंदी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली बुंदेली, बी ब्रज, सी कन्नौजी, डी बघेली। तो इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा जो ये ब्रज है, ब्रज हमारी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बुंदेली, कन्नौजी, बघेली, बुंदेली, कन्नौजी और बघेली ये तीनों की तीनों पश्चिमी हिंदी की बोली है, लेकिन ब्रज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं? क्या किए गए हैं? प्रावधान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य भाषा संबंधी कौन सी राज्य भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 434 से 315, अनुच्छेद 443 से 335, अनुच्छेद 334 से 353। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 343 से 351। ये रहेगा अनुच्छेद 343 से 351 के बीच जो है क्या राज्य भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। राज्य भाषा संबंधी प्रावधान कौन से अनुच्छेदों में किए गए हैं? अनुच्छेद 343 से 351 के बीच, 343 से 351 के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम। किसका? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम? निम्नलिखित में से कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, या फिर प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, या फिर अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, या फिर हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तो क्या रहेगा इसका आंसर यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? यहाँ पर आंसर रहेगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। क्या रहेगा आंसर इसका? इसका आंसर रहेगा ए। पहले पर आएगा पाली, फिर आएगा प्राकृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी। सबसे पहले पाली भाषा आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई और फिर हिंदी। तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम ये है। सबसे पहले कौन सी भाषा थी? पाली, फिर आई प्राकृत, फिर आई अपभ्रंश, फिर आई हिंदी। तो ये है हमारा अनुक्रम। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रज भाषा का उद्गम किसे माना गया है? तो ये जो ब्रज भाषा है इसका उद्गम किसे माना गया है? पूर्वी हिंदी को, सोरसेनी हिंदी को, बिहारी हिंदी को, पहाड़ी हिंदी को। तो ये जो ब्रज भाषा है इसका उद्गम किसे माना जाता है? तो यहाँ पर आई थी ना ब्रज भाषा, यहाँ पर आई थी देखो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली ब्रज नहीं है। बुंदेली, कन्नौजी और बघेली ये सारी पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। लेकिन ब्रज का उद्गम किसे माना गया है? तो ब्रज का उद्गम किसे माना गया है? यहाँ पर आंसर रहेगा सोरसेनी हिंदी को। ब्रज का उद्गम माना गया है सोरसेनी हिंदी को। क्या माना गया है? ब्रज का उद्गम माना गया है सोरसेनी हिंदी को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें प्लीज़। और एक जो हमारी क्लास होती है वो 3 बजे होती है, 3 से 3:30 साइंस हम करते हैं और वहाँ पर साइंस जो हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं और यहाँ पर हम करते हैं जीके इस टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल 40 क्वेश्चन हमारी क्लास के आज रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, मगही किस उपभाषा की बोली है? जो ये मगही है ये किस उपभाषा की बोली है? कौन सी उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी की, पश्चिमी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की, बिहारी की। तो ये जो मगही है वह किस उपभाषा की बोली है? तो 11th का आंसर रहेगा मगही बिहारी भाषा की उपबोली है। मगही बिहारी भाषा की
उपबोली है। याद रखना है, मगही किस उपभाषा की बोली है? यह है बिहारी उपभाषा की बोली है मगही। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? भारत की कौन सी भाषा प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम मतलब सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत है, या फिर अपभ्रंश है, या फिर प्राकृत है, या फिर संस्कृत है? तो क्या रहेगा इसका आंसर? भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो जो भारत की प्राचीनतम भाषा है वे हमारी संस्कृत है, तो वैदिक संस्कृत आंसर रहेगा, इसका ए आंसर रहेगा कि भारत की प्राचीनतम भाषा वैदिक संस्कृत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। याद रखना है, प्राचीन भाषा वैदिक संस्कृत आएगा, खाली संस्कृत नहीं आएगा, वैदिक संस्कृत आएगा जिसमें हमारे वेद लिखे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, तो इसीलिए इसको वैदिक संस्कृत भाषा कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 क्वेश्चन क्या है? आज विश्व में कितनी भाषाएं व्यवहार में लाई जा रही हैं? आज जो है विश्व में, वर्ल्ड में, विश्व में कितनी भाषाएं व्यवहार में लाई जा रही हैं? 5000 भाषाएं, 10,000 भाषाएं, 3000 भाषाएं, या फिर 2500 भाषाएं? तो क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का? 13 का आंसर रहेगा आज विश्व में 3000 से लगभग भाषाएं बोली जा रही हैं। 3000 भाषाएं, लगभग 3000 भाषाएं बोली जा रही हैं आज विश्व में। ये हो गए अपने 13 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। किस तिथि को हिंदी की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो हिंदी को क्या बनाने का? राजभाषा बनाने का। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? 15 अगस्त 1947 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। तो क्या रहेगा आंसर? 1949 का तो आपको पता है, तो यही आंसर रहेगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। क्वेश्चन नंबर 15। 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो 1955 में गठित प्रथम राजभाषा, कौन सी भाषा? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष? यहाँ बाल गंगाधर तिलक थे, या फिर बी सुनीत कुमार चापुजिया थे, या फिर सी जी.वी. पंत थे, या फिर डी पी सुब्बा राव थे? तो यहाँ पर क्या रहेगा आंसर हमारा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा बाल गंगाधर तिलक थे। तो 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहली राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे पहली प्रथम राजभाषा के अध्यक्ष। और कब थे? 1955 में। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, वर्तमान में भारतीय संविधान की कौन सी सूची? 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो जो ये है 8वीं अनुसूची, इसमें शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 14 है, 15 है, 18 है, 22 है। तो कितनी है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहेगा, क्या रहेगा 16 का आंसर? 22 भाषाएं। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। कौन से पर? 17 पर चलते हैं। हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भाषा से हुई है? हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुए, पाली भाषा से हुए, प्राकृत भाषा से हुए, अपभ्रंश भाषा से हुए। तो हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति हमारी हुई है अपभ्रंश भाषा से। कौन सी भाषा से? अपभ्रंश भाषा से हमारी हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति हुई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? निम्नलिखित में से
कौन सी बोली, यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति अपभ्रंश भाषा से हुई है। कौन सी से हुई है? अपभ्रंश भाषा से। और एक क्वेश्चन हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले, सबसे पहले पाली भाषा आई। कौन सी भाषा थी? सबसे पहले पाली भाषा थी। उसके बाद पाली के बाद कौन सी भाषा आई? प्राकृत भाषा आई। और प्राकृत के बाद कौन सी आई? अपभ्रंश भाषा आई। अपभ्रंश, और अपभ्रंश से क्या आई? हिंदी आई। अपभ्रंश से हिंदी भाषा आई, तो इसीलिए इसकी व्युत्पत्ति हिंदी भाषा से मानी जाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी बोली तथा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इनमें से कौन सी बोली और भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौज, ब्रज, तेलुगु, अवधी। तो इनमें से अवधी, कन्नौज और ब्रज ये सारी की सारी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है, लेकिन तेलुगु भाषा जो है हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। तो ये हो गया 18th का आंसर हमारा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूची 1 दे रखी है, सूची 2 दे रखी है। सूची 1 में हिंदी की उपभाषाएं हैं और सूची 2 में बोलियां हैं। सूची 2 में क्या है? बोलियां हैं, और सूची 1 में हिंदी की उपभाषाएं। तो जो हिंदी की उपभाषाएं हैं और यहाँ पर बोलियां हैं, तो पूर्वी हिंदी से यहाँ किसका मेल है? बिहारी हिंदी से यहाँ किसका मेल है? पश्चिमी हिंदी से यहाँ पर कौन सी बोली आती है? और राजस्थानी हिंदी से यहाँ पर कौन सी बोली आती है? तो हमें यहाँ पर क्या करना है? इनका मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या रहेगा इसका आंसर। तो पूर्वी हिंदी में क्या आएगा? और जो है हमारा बिहारी हिंदी में क्या आएगा? बिहारी हिंदी में क्या आएगा? और पश्चिमी हिंदी में क्या आएगा? और राजस्थानी हिंदी में क्या आएगा? तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा पहले का, पूर्वी हिंदी में मालवी ही आएगा। तो क्या रहेगा इसका आंसर? पूर्वी हिंदी में क्या आएगा? मालवी। और बिहारी हिंदी में क्या आएगा? बिहारी हिंदी में आएगा खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी में क्या आएगा? पश्चिमी हिंदी में आएगा मैथिली। और राजस्थानी हिंदी में आएगा अवधी। राजस्थानी का अवधी, ये दोनों ठीक है। और यहाँ पर ये इससे मिल जाएगा और ये इससे मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? पहले का है अ का 1, ब का 3 और स का 2 और द का 4। तो ये हमारा ए आंसर रहेगा। ए आंसर रहेगा यहाँ पर हमारा। तो पूर्वी हिंदी का मेल होगा मालवी से, बिहारी हिंदी का मेल होगा खड़ी बोली से, पश्चिमी हिंदी का मेल होगा मैथिली से, और राजस्थानी हिंदी का होगा अवधी भाषा से। तो ये हो गए 19 क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 क्वेश्चन क्या है फटाफट से देख लेते हैं। तो 20 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कूट की सहायता से, प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, प्लीज़ वीडियो को बीच में स्किप ना किया करें। निम्नलिखित कूट की सहायता से उत्तर दीजिए, कौन सी भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती? किसके अंतर्गत? हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पर तमिल, तेलुगु, मलयालम, अवधी। तो यहाँ क्या आएगा? कौन सी भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर रहेगा जो है अ ब स, अ ब स, अ ब और स। और ये जो अवधी भाषा है ये हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। और तेलुगु, तमिल, तेलुगु सारी ये और मलयालम ये सारी की सारी हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं। अवधी भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर कौन सी भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? नहीं बताना है। तो अ ब और स, अ ब स, यहाँ पर देखो ये सी आंसर रहेगा इसका। ये भाषाएं नहीं आती है हिंदी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 21, भारोपीय परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भारोपीय परिवार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन है? असत्य है। क्या है? असत्य है। असत्य बता दो यहाँ पर क्या है? वैदिक संस्कृत इसकी प्राचीनतम भाषा है। ये भारोपीय परिवार है, इसकी वैदिक संस्कृत इसकी प्राचीनतम भाषा है। तमिल, तेलुगु इसी परिवार की भाषाएं हैं। या फिर केंतुम और सतम बोरापीय परिवार के 2 वर्ग हैं। या फिर डी अंग्रेजी इसी परिवार की भाषा है। तो यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है, सत्य नहीं बताने। कुछ जो है इनमें से 3 तो सही हैं और 1 गलत है। तो एक कथन बताना है कौन सा असत्य है। तो वैदिक संस्कृत इसकी
किसकी? बारोपीय परिवार है इसकी। वैदिक संस्कृति इसकी प्राचीनतम भाषा है, बिल्कुल सही है। तमिल तेलुगु इसी परिवार की भाषाएं हैं, ये भी ठीक है। लेकिन जो ये है केंतुम और सतम भारतीय परिवार के 2 वर्ग हैं, ये बारोपीय परिवार के 2 वर्ग नहीं हैं, तो ये सी रहेगा असत्य। अंग्रेजी इसी परिवार की भाषा है, बारोपीय परिवार की ही भाषा अंग्रेजी है, तो याद रखना है ये सारा आएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हिंदी किस भाषा का शब्द मानी जाती है? तो इनमें से जो हिंदी है किस भाषा का शब्द मानी जाती है? संस्कृत, फारसी, उर्दू, प्राकृत। तो हिंदी है किस भाषा का शब्द मानी जाती है? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द मानी जाती है, फारसी भाषा का शब्द हिंदी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें से गुप्त लिपि का विकसित रूप कौन सा है? गुप्त लिपि जो होती है इसका विकसित रूप कौन सा है? ए कुटिल लिपि, बी ब्राह्मी लिपि, सी शारदा लिपि, डी यूनानी लिपि। तो इनमें से गुप्त लिपि का विकसित रूप कौन सा है? 23 का आंसर रहेगा गुप्त लिपि का विकसित रूप है कुटिल लिपि। क्या है? कुटिल लिपि है, गुप्त लिपि का विकसित रूप है कुटिल लिपि। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। यहाँ पर केवल 40 क्वेश्चन हम करेंगे आज, प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? जो ये अपभ्रंश है इसका वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्यदत्त को, या फिर धनपाल को, या फिर शालिभद्र सूरी को, या फिर डी स्वयंभू को? तो क्या रहेगा आंसर? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का जो है वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? कि कौन सा ऐसा विद्वान रहा है जिसने देवनागरी लिपि को हटाकर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? महात्मा गांधी ने, काका कालेलकर ने, या फिर सी सुनीति कुमार चटर्जी ने, या फिर डी विनोबा भावे ने? तो क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 25 का क्या आंसर रहेगा? यहाँ पर महात्मा किस विद्वान ने देवनागरी लिपि जो अभी है हिंदी की, इसके स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? क्या दिया था? सुझाव। महात्मा गांधी ने नहीं दिया, काका कालेलकर ने भी नहीं दिया था, सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। ये रहेगा आंसर सी। क्या रहेगा? सी आंसर रहेगा इसका, सुनीति कुमार चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी की नहीं है? इनमें से एक विशेषता है जो देवनागरी की नहीं है। तो कौन सी विशेषता देवनागरी की नहीं है? इसमें कैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, या इसमें सिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, या फिर डी विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी की समकालीन है। विकास की दृष्टि से जो यह लिपि है वह ब्राह्मी और खरोष्ठी की समकालीन नहीं है। तो ये जो लिपि है देवनागरी है ब्राह्मी और खरोष्ठी की समकालीन नहीं है, तो ये डी आंसर हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर डी रहेगा, और ये सारे के सारे हमारे सही हैं। इसमें कोई कैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, जैसा उच्चारण होता है वैसे ही लिखा जाता है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, एक ध्वनि के लिए इसमें क्या है? एक ही प्रतीक है, और इसमें सिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 27, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? कौन सी भाषा? टकसाली भाषा किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 27, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? ए संस्कृत निष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं, ग्रामीण भाषा को, या फिर सी परिनिष्ठित भाषा को, या फिर डी कृत्रिम भाषा को? जो ये टकसाली भाषा है, टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा को।
टकसाली भाषा कहते हैं, संस्कृत निष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अवहट भाषा से तात्पर्य क्या है? जो अवहट भाषा है इससे क्या तात्पर्य है? ए ग्रामीण अपभ्रंश, बी प्रिनिष्ठित अपभ्रंश, सी ग्रामीण प्राकृत या फिर डी प्रिनिष्ठित प्राकृत। तो क्या रहेगा आंसर? अवहट भाषा से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर रहेगा ग्रामीण अपभ्रंश। अवहट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश आएगा। ए आंसर रहेगा। अवहट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। अवहट भाषा जो होती है ये ग्रामीण अपभ्रंश भाषा कहलाती है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ माना जाता है? जो ये देवनागरी लिपि है इसका जो प्रयोग है सबसे पहले किस राज्य में माना जाता है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स गुजरात में। तो ये जो डी आंसर रहेगा गुजरात में। तो देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो देवनागरी लिपि का सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग यहाँ पर गुजरात में माना जाता है। सबसे पहले प्रयोग गुजरात में हुआ था देवनागरी लिपि का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल 40 क्वेश्चन हैं, कर लेते हैं हम फटाफट से। आज हम हिंदी कर रहे हैं, बहुत दिनों में आज हिंदी की है हमने। इससे पहले काफ़ी टाइम हो गया जब हमने हिंदी की थी, हिंदी ग्रामर की थी। और हिंदी ग्रामर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो, और जो कि हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड हिंदी की जो है वो मैं सारी की सारी प्लेलिस्ट एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। जो भी हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हुए हैं वो भी आप देख लीजिएगा। और हिंदी ग्रामर की भी अलग अलग जो है पार्ट ऑफ स्पीच, जो इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, और हिंदी में जो है क्रिया, विशेषण, संज्ञा अलग अलग करवाई गई हैं, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो राजभाषा आयोग का गठन किया गया 1955, 1965, 1970, 1980। तो राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? राजभाषा आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर रहेगा 1955 में राजभाषा का गठन किया गया। 1955 में राजभाषा का गठन किया गया। याद रखना है 1955 राजभाषा आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें से कौन सी भाषा सबसे अधिक पुरानी है? तो कौन सी भाषा सबसे अधिक पुरानी है? पाली भाषा है या फिर लौकिक भाषा है या ब्रज भाषा या संस्कृत भाषा? सबसे पहले सबसे पुरानी भाषा है पाली भाषा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ। सबसे पहले पाली भाषा आई थी, फिर प्राकृत भाषा आई थी, फिर अपभ्रंश भाषा आई थी, फिर हिंदी भाषा आई थी। मैंने चारों करवाई थी आपको, 4 पॉइंट्स थे। तो क्वेश्चन नंबर शायद 9th या 10th होगा वो। तो इसमें से कौन सी भाषा सबसे अधिक पुरानी है? तो पाली भाषा सबसे अधिक पुरानी है। उसके बाद प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है? कौन सा ऐसा प्रांत है जिसकी हिंदी भाषा नहीं है? उत्तरांचल की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, पंजाब की। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 32। तो ये है उत्तरांचल की भी हिंदी भाषा है, मध्य प्रदेश की भी हिंदी भाषा है, छत्तीसगढ़ की भी हिंदी भाषा, लेकिन जो पंजाब की है पंजाबी भाषा है। याद रखना है पंजाब की पंजाबी भाषा है। तो क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं फ्रेंड्स। बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है? जो ये बौद्ध धर्म है इनका संबंध कौन सी भाषा से है? संस्कृत से है, पाली से है, प्राकृत से है, सौरसेनी अपभ्रंश से है। तो बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है? तो बौद्ध धर्म का संबंध है पाली भाषा से। कौन सी भाषा से? बौद्ध धर्म का संबंध है पाली भाषा से। ये रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। बौद्ध से रिलेटेड एक वीडियो सबसे पहले जब चैनल स्टार्ट किया था मैंने बनाई थी, तो वहाँ पर 50 क्वेश्चन करवाए थे मैंने, तो वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बौद्ध से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देख लीजिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ देखनी चाहिए तो आप
आप वो भी 50 क्वेश्चंस देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो ये खड़ी बोली है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए कोरवी से, बी मेवाती से, सी बांगरू से, डी अवधी भाषा से। तो खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खड़ी बोली को अन्य कोरवी नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली को अन्य कोरवी के नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली को कोरवी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? अवधी बोली है वह किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो अवधी बोली है खस अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, शोर सैनी अपभ्रंश से, अर्ध मागधी अपभ्रंश से। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 35 का क्या आंसर रहेगा? अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधी बोली जो हुई है यह हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से। कौन से अपभ्रंश से? अर्धमागधी अपभ्रंश से है अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी बोली विकसित हुई है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमने हिंदी की प्लेलिस्ट लगा दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हिंदी ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, और वहाँ पर मैंने डिटेल भी करवा रखी है और उसके बाद हमने क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रखी, तो आप वो भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, भोजपुरी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो भोजपुरी है वह किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शोर सैनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, खस अपभ्रंश से, उपनागर अपभ्रंश से। तो भोजपुरी, यहाँ पर अवधी बोली की बात की थी, यहाँ पर की है हमने भोजपुरी किस अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई है? तो भोजपुरी जो हुई है यह हुई है हमारी कौन सी भाषा से विकसित हुई है? यह हुई है मागधी भाषा से विकसित हुई है। तो भोजपुरी मागधी अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई है, और अवधी अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा से, अवधी अर्ध ठीक है, और भोजपुरी मागधी भाषा से अपभ्रंश से विकसित हुई है। 36 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स, केवल अपने 4 क्वेश्चन ही बचे हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्या है? बुंदेली किस अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई है? जो बुंदेली है वह कौन सी अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई है? बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 37, बुंदेली किस अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई है? यहाँ पर अब बात आती है बुंदेली की। जो बुंदेली है वो शोर सैनी, अर्ध मगधी, खस और मागधी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बुंदेली किस अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई है? कन्नौजी बोली किस अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई है? और इससे पहले 2 क्वेश्चन और हमने किए हैं जो कि अभी किए हैं। ये चारों क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं। भोजपुरी किस अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई है और अवधी बोली किस अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई है। तो इसको हम लास्ट में भी देख लेंगे एक बार तीनों चारों को, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले अभी देख लेते हैं बुंदेली किस अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई है। यह हुई है शोर सैनी, खस, अर्धमगधी और मागधी। तो बुंदेली किस अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई है? यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 37 का क्या आंसर रहेगा? 37 का आंसर रहेगा शोर सैनी भाषा से। मगधी शोर सैनी अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई है। और कन्नौजी बोली किस अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई? जो ये कन्नौजी बोली है ये कौन सी अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई है? ये मागधी अपभ्रंश भाषा से, उपनागर अपभ्रंश भाषा से, खास अपभ्रंश भाषा से, या फिर शोर सैनी अपभ्रंश भाषा से। तो ये कन्नौजी जो बोली है ये शोर सैनी अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई है। कौन सी? शोर सैनी अपभ्रंश भाषा से। ये बुंदेली भी और कन्नौजी भी दोनों की दोनों शोर सैनी अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 39, देवनागरी लिपि किस प्रकार की है? जो ये देवनागरी लिपि है यह किस प्रकार की लिपि है? कलात्मक है, अक्षरात्मक है, ध्वन्यात्मक है या फिर संकेतात्मक है? तो जो भी लिपि होती है वो ध्वन्यात्मक होती है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 39 का सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ?
तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कौन सा, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ, पहला विश्व याद रखना है, विश्व हिंदी सम्मेलन लंदन में हुआ, नागपुर में हुआ, या फिर मॉरिशस में हुआ, या फिर नई दिल्ली में हुआ। तो पहला विश्व हिंदी दिवस हुआ था नागपुर में। कहाँ पर हुआ था, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 40 क्वेश्चन, और यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन अभी किए हैं जो कि मैं बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ। अवधी जो भाषा है, अवधी और बोली और भोजपुरी, अवधी भोजपुरी, और हमने कौन सी की है, अवधी भोजपुरी और बुंदेली, अवधी भोजपुरी बुंदेली, और एक और की है कौन सी, कन्नौजी। ये जो है हमने 4 की हैं अभी। तो ये जो है ये किस अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई है। अवधी बोली जो है, अवधी बोली यह अर्धमगधी अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई है। और जो ये भोजपुरी है यह किस से विकसित हुई है, यह हुई है मागधी अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई है। और बुंदेली है यह किस से विकसित हुई है, यह हुई है शौरसेनी भाषा अपभ्रंश भाषा से, शौरसेनी अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई है। और कन्नौजी है यह भी हमारी शौरसेनी अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई है। तो याद रखना है, कन्नौजी भी शौरसेनी अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई है, बुंदेली भी शौरसेनी अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई है, भोजपुरी भी मागधी भाषा से विकसित हुई है, और अवधी हमारी अर्धमागधी भाषा से विकसित हुई है। ये हो गए अपने चारों के चारों क्लियर। आगे चलते हैं, खत्म हो गए क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। बाय बाय।